चलिए आइए शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है आप लोगों की, है ना? इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोग शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इंग्लिश में आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे-कैसे पढ़ना है इन फ्यूचर के बारे में। ठीक है? ध्यान से सुनना आप लोग। अगर मैं आपके इस इंग्लिश के उसकी बात करूँ, सिलेबस की बात करूँ, तो ये जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है ना, ये बेसिकली 3 चीज़ों पे टिका हुआ है। फर्स्ट तो ये टिका हुआ है ग्रामर पे जो आप पढ़ोगे, है ना? और जैसे आपको पता ही है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रामर की स्पेलिंग क्या होगी तो आप क्या बताओगे इसमें? कौन सा वाला सही है? नीचे वाला सही है? ठीक है ना? तो पहली चीज तो कि ये ग्रामर पे टिकी हुई है, ठीक है ना? दूसरा आपको पता है कि ये वोकैब पे, आपको वोकैब भी याद करना है। तीसरा आपको आरसी का ध्यान रखना है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ध्यान रखना है। मैं पढ़ाऊं या कोई भी पढ़ाए, इंग्लिश में आपका पूरा स्कोर नहीं आएगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करती है तो। मैथ्स की बात अलग है, लोग मैथ्स को हाइप देते हैं लेकिन असल में ना तकलीफ इंग्लिश देती है। अगर आपका सीपीओ का एग्जाम है तो वो बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इस इंस्टीट्यूट के जो सीनियर बच्चे हैं, या वो बच्चे जिनका अभी, जैसे एक लड़के का 2022 सीपीओ में ऑल इंडिया 500 रैंक आई थी, ठीक है? इन सभी की बातें सुन करके बता रहा हूं मैं आपको कि आपको सबसे ज्यादा आपको ध्यान इस पे देना है। हम लोग क्लास में क्या करेंगे, आप लोगों की जो डेली 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, उसमें 1 घंटा तो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में, ठीक है ना? और 30 मिनट्स की हम लोग वॉकअप करेंगे, ठीक है? वॉकअप में क्या होगा, वॉकअप में आपको शीट्स दूंगा मैं आप लोगों को, वो शीट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और वो शीट किस किस चीज की होंगी, तो वो शीट होंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ईडियम्स की, एंटोनिम्स की और सिनोनिम्स की, ठीक है? इसके अलावा गाइस ग्रामर जो हम करेंगे ना, ग्रामर में हर चैप्टर करने के बाद हम उसका असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, जैसे 50-60 क्वेश्चन क्या होता है, 70 क्वेश्चन का। और इस समय तो जो नई चीज मैंने ऐड किया, मतलब ग्रामर हम लोग क्लास में करेंगे, आपको मैं शीट दूंगा, और शीट देने के बाद जब शीट में करा दूंगा और चैप्टर में करा दूंगा, उसके बाद खुद से करने के लिए आपको 300 क्वेश्चन पर चैप्टर से, किसी किसी चैप्टर में 600 क्वेश्चन भी, ठीक है ना? मैं आपको दूंगा जो आपको खुद से करना होगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? कल की पीडीएफ भी मैंने नहीं भेजी है, रीजन क्या है कि चैप्टर कंप्लीट होने दो थोड़ा सा, फिर मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है? बाकी वीडियो लेक्चर मैंने भेज दिया था। तो आपको ये शीट, तो पहली शीट तो मैं क्लास में करा दूंगा हर चैप्टर की, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए जो शीट मिलेगी वो आपको खुद से करनी होगी, और उसका सोल्यूशन उसमें होगा ऑलरेडी, ठीक है ना? आपको एक चैप्टर पे इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे जितने आपको बुक में नहीं मिलेंगे। अब इंग्लिश की बुक कौन सी खरीदें ये ध्यान रखना है आपको। तो इंग्लिश की आपको वो बुक कभी नहीं खरीदनी है जिसमें ग्रामर पढ़ाया गया है, ठीक है ना? जैसे कि प्लेन तो पैरामाउंट, क्योंकि इसमें ग्रामर ज्यादा है, तो ग्रामर तो हम क्लास में पढ़ ही रहे हैं। और मैं जो आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, वो 5-6 किताबें मार्केट की इकट्ठी करोगे ना आप लोग, तब जाकर के आप उतना कलेक्ट कर पाओगे जितना मैं आपको क्लास में कराऊंगा। ये मैं आपको रीसेंट अपडेट का बता रहा हूँ। जैसे एक बच्चे का भी कमेंट आया था 2-4 दिन पहले मेरे पास, वो सीपीओ में उसका स्कोर 146 जा रहा है, प्रीलिम्स में और मेंस में भी जा रहा है, मतलब कि वो दिल्ली पुलिस एसआई के लिए एक अच्छा खासा दावेदार है। 150-300 नंबर ला रहा है। अगर वो 20 नंबर स्ट्रॉन्ग कर लेता तो उसका पक्का दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हो जाएगा। वो बच्चा कह रहा है मुझे कि सर मैंने इतने सारे टीचर के पढ़े लेकिन आपके नोट्स मुझे सबसे सही लगते हैं। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट अभी भी मेरे पास है, ठीक है ना? अब वो बच्चा सीनियर है तो जाहिर सी बात है मेरे अलावा तो और भी टीचरों की वीडियो देखता ही होगा, वो करने के बाद ही तो बोल रहा होगा कुछ ना कुछ। जबकि जिस बच्चे ने मुझे कमेंट किया वो आज का पढ़ा हुआ बच्चा नहीं है, वो पहले का 2018 बैच का या 17 बैच का होगा वो शायद, यानी उसको गए हुए भी 4-5 साल हो चुके हैं, ठीक है? मतलब ग्रेजुएशन में जब आया था तब उसने तैयारी शुरू की थी हल्के में, अब सीरियस हो गया तब आगे स्कोर आ रहा है उसका, ये चीज है। तो आपको अब तो पहले से स्थिति काफी सुधर गई है, तो नोट्स भी आपको अपडेटेड मिलेंगे, शीट भी। अगर आप ये कर लेते तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी आप बुक, मैंने कल आपको बताई थी कि इंग्लिश की भी आपको किरण की बुक लेनी है, क्योंकि किरण की बुक में आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? और अगर आप कोई ग्रामर की बुक खरीद लेते हो, ठीक है, तो ग्रामर तो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उस बुक का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए ग्रामर की बुक अवॉइड करनी है आपको। और मैंने कहा ना, कोई भी किताब कंपटीशन में आप लोग खरीदोगे बिना पूछे नहीं खरीदोगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग को, चाहे यहाँ पर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, आप एक मैसेज करो मैं आपको बता दूंगा लेना है कि नहीं लेना है,
ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा किताबें खरीदना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, ज्यादा नोट से पढ़ना ही सबसे बड़ी मुसीबत है, एक किताब इनफ है अपने आप में। ठीक है, तो ये चीज है। अब आपका इसका आप लोग प्रिंटेड फॉर्म देखो, ये तो आपको क्लास में प्रिंटेड मिल जाएगा, लेकिन ये वाला आपको प्रिंटेड आप खुद ले लो, या तो पीडीएफ से करना तो पीडीएफ से कर लो, आपके ऊपर है ये। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रामर में आपको क्लास में कराऊंगा, वोकैब में आपको क्लास में कराऊंगा, आरसी के लिए आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको गाइड करूंगा, कि कैसे एडिटोरियल करना है, कैसे द हिंदू का अखबार करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस आपके सिलेबस की, इंग्लिश की। तो सिलेबस देखो आप लोगों का जो इंग्लिश का है ना, एसएससी के मैं बात कर लेता हूँ, मोटा मोटा डीएसएससी का भी और बाकी एग्जाम्स का भी यही सिलेबस है। तो देखो अगर मैं मान के चलता हूँ 50 मार्क्स का अगर आपका है, 2 नंबर का एक सवाल है ना, सीजल की अगर मैं बात करूं मेनली सबसे बड़ा तो वही एग्जाम मानते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि 4 से 6 सवाल, मतलब कि 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स मान के चलो आप लोग, मोटा मोटा एरर के आ जाते हैं। ठीक है ना, और 5 मार्क्स मान के चलो आपका फिल इन द ब्लैंक्स के आ जाते हैं, और 5 मार्क्स मान के चलो आप लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आ जाते हैं। 5 से 6 मार्क्स होता है गाइस ये। ठीक है ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर का इडियम्स आता है, 5 नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, 5 नंबर का एंटोनिम आता है, 5 का सिनोनिम आता है। कितने हो गए सारे हमारे? 20 25 30 35 हो गए, है ना। और देख लेते हैं, 5 नंबर का मान के चलो आप लोग आरसी मान लेते हैं, जो पैसेज आता है ना वो वाला, और 5 नंबर का मान के चलो आप लोग कि आरसी का ही एक दूसरा भाई है जिसको हम कहते हैं क्लोज टेस्ट। ठीक है ना, तो क्लोज टेस्ट आ जाता है 5 नंबर का। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर का स्पेलिंग चेक आ जाता है। ठीक है ना, स्पेलिंग आती है, जैसे अभी मैंने आपसे ग्रामर का पूछा है ना, और ऐसे ही मैं आपसे अगर 40 की पूछूं, FORTY FOURTY, नीचे वाला ओके सर, नीचे वाला सर, ऊपर वाला। ठीक है ना, इस तरीके से स्पेलिंग चेक आ जाता है। ठीक है ना, तो और ऐसे बतेरे वर्ड है हमारी डेली लाइफ में जो हम गलत गलत हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। ठीक है ना, बचपन से टीचर ने बहुत मारा 40 की स्पेलिंग के लिए, लेकिन हमें तो भी 40 की स्पेलिंग FOURTY टिक किया। और अभी मैंने तगड़े तगड़े वर्ड पूछे नहीं, जैसे रिलायंस नहीं पूछा, एंडेवर नहीं पूछा, या कुछ और सॉलिड सा वर्ड नहीं पूछा जो एग्जाम में आता है, रेफ्रिजरेटर नहीं पूछा, इस तरह के कॉमन वर्ड ही पूछेगा, लेकिन वहां पे हमें लाइसेंस की स्पेलिंग में लास्ट में SE आएगा या CE आएगा। अब देखो मेरे टाइम पर जब मैंने कभी एग्जाम दिया था CHSL और CGL का, तो लाइसेंस की स्पेलिंग आई, उस समय लाइसेंस अलाउड था एग्जाम हॉल में ले जाना, हालांकि अब अलाउड नहीं है क्योंकि उसमें चिप होती है। तो हमने लाइसेंस निकाला, स्पेलिंग देखी और टिक करके आ गए। लेकिन आप लोगों में अलाउड नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइसेंस की स्पेलिंग में लास्ट में SE आएगा या CE आएगा। ठीक है ना, वो सारी चीजें। तो आपको वोकैब स्पेलिंग चेक का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। जैसे अब तो देखो एक सवाल 2 नंबर का है, तो या तो ये 4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है ना, तो मैंने मोटा मोटा एक आइडिया लिख दिया है, लगभग यही फॉर्मेट चलता रहता है। ठीक है, तो कभी कोई ज्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो आप ये देखोगे इस पूरे सिनोनिम में, इस पूरे सिनेरियो में आप देखोगे कि ग्रामर का रोल कितना पता है आपको। तो देखो ग्रामर का रोल ये एरर में है सिर्फ, ये और कहां पे है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और कहां पे है ये, यानी ये जो 50 नंबर का मैंने लिखा है इसमें मात्र 15 नंबर का ही क्या है, ग्रामर। लेकिन फिर भी लोग दिन भर ग्रामर पढ़ते रहते हैं। लेकिन आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है, वोकैब पे। अगर पहला पेपर आपको निकालना है तो सबसे ज्यादा आपको किस पे ध्यान देना है, वोकैब पे। और ध्यान देना है आपको अंडरस्टैंडिंग पे, जो जितना अच्छे से समझ पाएगा वही एग्जाम में आगे तक लेके जाएगा। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ाए और आपको गारंटी दे, मैथ्स में गारंटी दे सकता है। अगर आप लोग कॉपरेट करो ना, रोज के 50 क्वेश्चन का टारगेट कर दो, 50-60 क्वेश्चन का, तो मैथ्स में 50 में से 50 आएंगे। मेरे कई बार आ चुके हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, मैथ्स में भी, मेंस में भी मेरे 187 तक मार्क्स गए हैं। स्क्रीनशॉट सभी भी पड़े होंगे, वो गूगल हिस्ट्री नहीं आता जो ऊपर 6 years ago इन हिस्ट्री, गूगल फोटोज का, उसमें स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं मेरे। लेकिन आपको इतना मैटर नहीं करता। लेकिन मैंने कहा मैथ्स में लाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात किस में है, इंग्लिश में लाना। और इंग्लिश में तभी आएंगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, और अंडरस्टैंडिंग काम करेगी जब आपको इंग्लिश से होगा लगाव। तो आपको पूरा का पूरा लगाव रखना है इंग्लिश से। ऐसा नहीं करना हमें कि जैसे तैसे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने तैयारी के टाइम पे इंग्लिश बहुत ही मजबूरी में पढ़ी। ठीक है ना, मतलब कि अब लगा कि यार अब इंग्लिश के बगैर सिलेक्शन नहीं रुकेगा, तब मैंने इंग्लिश पढ़ना चालू किया, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। आपको सब्जेक्ट वही ज्यादा पढ़ना है जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे कम है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो वोकैब तो हम क्लास में करेंगे ही, और ये भी हम करेंगे। आरसी के बारे में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, जो पैसेज आता है, ये वो वाला पैसेज नहीं है 10th क्लास वाला, कि मैम आएंगी और यहां से यहां तक घेर देंगे और कहेंगे ए ऑप्शन है, ये ए वाले का ऑप्शन है, ये बी वाले का ऑप्शन है।
आप पूरा पैसेज पढ़ लो, आपको क्वेश्चन से रिलेटेबल वर्ड नहीं मिलेगा आपको। अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे चलेगी आपकी कि ऐसा नहीं कि ये वर्ड दिख गया, अच्छा ये भी वर्ड बाद में दिखा, सेम सेम चलो घेर दो वहां पे। ये 10th क्लास वाला पैसेज नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको ढंग की करनी पड़ेगी, और स्पेशली मेंस के एग्जाम में तो और करनी पड़ेगी अगर आप सीपीओ का एग्जाम दे रहे हो या सीजीएल मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस इसकी चैप्टर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ये फॉर्मेट आप लोग याद रखना, बुक आपको हमेशा वही लेनी है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, प्रैक्टिस वाली बुक लेनी है, हालांकि प्रैक्टिस आपको शीट मिलती रहेगी। मैंने कहा ना, देखो आप लोग मेरे से कहीं बाहर नहीं मिलो, आप लोग इस यहाँ पे आ चुके हो, उसके बाद कह रहा हूँ कि आपको मिलेगी तो मिलेगी, मिले और मिल रही है बाकी बैचेस को, पहले से धीरे धीरे बेहतर ही हो रहा सिस्टम, ये चीज है। अब आगे की बात करते हैं। अब इंग्लिश में चैप्टर कितने हैं? देखो सुनो, आपके पूरे सिलेबस में ना जो सेकंड सबसे आसान सिलेबस है वो इंग्लिश का ही है, जो जल्दी खत्म हो जाएगा आफ्टर रीजनिंग। रीजनिंग सबसे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद खत्म होगा इंग्लिश। ठीक है ना, लेकिन इंग्लिश क्लास में खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से खत्म नहीं होगा, आपको तो डेली पढ़ना है। जैसे मान के चलो आज से 6 महीने बाद इंग्लिश खत्म हो गई है सपोज करो, और 15-12 चैप्टर हमने निपटा लिया, 12-15 चैप्टर जो थे निपटा लिया, आपको रोज एक चैप्टर पढ़ना है। आज नाउन के रिवाइज कर लिया, फिर कल प्रोनाउन रिवाइज कर लिया, फिर परसों, और हर एक 15 दिन पे ये मॉड्यूल रिपीट करना है। मतलब तभी जाके आप इंग्लिश में पार पाओगे, वरना हर बार आप तुक्का लगाओगे इंग्लिश में कि यहाँ पे ये एरर है, वहां पे वो एरर है। पढ़ने में ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरी खुद की इंग्लिश वीक थी। ठीक है ना, तो आपको भी ये फॉलो करना चाहिए हमेशा। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, 15 चैप्टर हैं गाइज, इसमें पहला चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं कंडीशनल का। आप लोग हेडिंग लिख लो, करें ट्राई, मतलब करें डिस्कस। आओ चलो देखो सुनो, आज से ना कई साल पहले की बात है, ध्यान से सुनना आप लोग, फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। आज से कई साल पहले की बात है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, और उस समय जो थे ना, उस समय महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन नहीं थे, विराट कोहली कैप्टन थे। ठीक है ना, और चूंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो आपको पता ही है कि वो व्यक्ति भी देख लेता है जो मैच में इंटरेस्टेड नहीं होता, मेरे जैसा बंदा। ठीक है ना, इवन तो मैंने तो देखा कोचिंग सेंटर ऑफ हो जाते हैं, मैच होता है ना, अगर कोई वर्ल्ड कप टाइप का इंडिया पाकिस्तान का हो जाए फिर तो समझ लो वो हॉलीडे ही है। ठीक है, छुट्टी होनी ही होनी है। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, सब लोग मैच देख रहे थे, और उस मैच को देखने के लिए उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन, सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो गए हुए थे, और इंडिया वो मैच जीत जाता है। और मनमोहन सिंह खुश हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सबको अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए जो इंडिया के प्लेयर्स हैं उनको दूंगा। ये बात अगले दिन अखबार में छप जाती है, और वो अखबार धोनी के घर पे आता है। धोनी उस अखबार को पढ़ता है, क्योंकि वो तो खेलने गया नहीं था, तो उसने कहा कि यार अगर मैंने ये मैच खेला होता तो मैंने ये इनाम जीता होता। ठीक है, धोनी ने क्या कहा कि धोनी ने ये कहा कि इफ आई हैड प्लेड द मैच, इफ आई हैड प्लेड द मैच, I would have won the prize. I would have won the prize. ठीक है, अच्छा वही अखबार मेरे घर पे भी आएगा, क्योंकि धोनी के लिए अलग से तो अखबार छपेगा नहीं। मान लो वही अखबार मेरे घर पे आएगा, और मैंने भी ये डायलॉग मार दिया कि इफ आई हैड प्लेड द मैच, अगर मैंने भी खेला होता तो मैंने भी जीता होता। ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, वो बात दूसरी, वो मुझे खिलाई ना। ठीक है ना, तो अगर मान के चलो वही सेम अभी ना आप लोग लिख लेना, अभी समझो इस चीज को। अभी मान के चलो वही अखबार मेरे घर पे आता है, और ये सेम बात मैं कहता हूं। ये बात किसने कही थी? धोनी ने, जो ये बात डिजर्व करता है, क्योंकि वो तो इतना बड़ा प्लेयर है, उसको दुनिया खिलाने के लिए बुला रही है। अभी भी बोल रहे कि खेलना तो बुला लेंगे लोग, लेकिन हमें कौन बुलाएगा? मुझे तो कॉलेज में भी लोग चाहते थे कि हमारी टीम से ना खेले, इस बात के लिए लड़ाई होती थी मेरे से। ठीक है ना, तो अगर मान लो वो अखबार मेरे घर पे आता है, तो ये सेम स्टेटमेंट मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा इफ आई प्लेड द मैच, इफ आई प्लेड द मैच, I would win the prize. I would win the prize. अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, ये दोनों ही स्टेटमेंट की अगर आप हिंदी बनाओगे तो हिंदी में डिफरेंस नहीं है कि मैंने मैच खेला होता तो मैंने इनाम जीता होता, लेकिन लिखावट में फर्क है कि जब धोनी इस बात को कह रहा है तो वो धोनी का मतलब कौन? बेसिकली जो उसका ओरिजिनल है, जो इस बात को डिजर्व कहता है करना, है ना। धोनी तो डिजर्व करता है ना, वो कह सकता है क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है, मैं तो डिजर्व नहीं करता।
तो अगर जो इस बात को कहने वाला जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, अगर वो इस बात को कहेगा तो वो हमेशा याद रखना आप लोग कि आगे हैड थर्ड का यूज करेगा, आगे हैड थर्ड का यूज करेगा और पीछे यूज करेगा वुड हैव वर्ब की, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना गाइस, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा दो पार्ट में होते हैं। कितने पार्ट्स में होते हैं? दो। एक होता है इफ वाला पार्ट और एक होता है दूसरा वाला पार्ट। इफ वाले पार्ट को हम लोग इफ क्लॉज कहते हैं और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको मेन क्लॉज कहा जाता है। ठीक है ना, तो जब कभी भी धोनी कहेगा इस बात को तो याद रखना कि इफ वाले क्लॉज में हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और जो सेकंड वाला पार्ट होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर यही बात मैं कह रहा हूं, धोनी कह रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यही बात अगर मैं कह रहा हूं तो मैं इफ क्लॉज में सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करूंगा और मेन क्लॉज में क्या यूज करूंगा? वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करूंगा। अच्छा, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज को बुलाओ आप लोग, जिसको भाषाओं का ज्ञान होता है ना, पॉलीग्लॉट, उससे इनकी हिंदी बनवाओ, हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ग्रामर में डिफरेंस है। अगर ओरिजिनल बोल रहा है तो हैड थर्ड वुड हैव थर्ड, और अगर मैं बोल रहा हूं तो सेकंड और वुड फर्स्ट। ये दोनों ही सेंटेंस सही भी है, इनमें गलत कोई नहीं है। लेकिन एग्जाम में गलती क्या होती है कि वो उसको क्रॉस कराना शुरू कर देते हैं। कैसे क्रॉस कराना शुरू कर देते हैं? जैसे मान के चलो धोनी ने बोला कि अब एग्जाम में ओरिएंटेड क्या आता है, ध्यान से सुनना आप लोग, एग्जाम ओरिएंटेड क्या एरर आता है वो भी देखना आपको। तो देखो धोनी ने, अगर मान लो धोनी बोल रहा था, वो बोलेगा इफ आई हैड प्लेड द मैच, इफ आई हैड प्लेड द मैच, ठीक है ना, आई वुड हैव वॉन द प्राइज, आई वुड विन द प्राइज, आई वुड विन द प्राइज, ऐसा कर लेते हैं चलो, ठीक है ना। और if I played the match, if I played the match, I would have won the prize. अब मेरी बात एक जरा बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। मेरी ये बात है यहाँ पे कि जब कभी मैं 4 रूल लिखने जा रहा हूं, मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में होते हैं? एक होता है इफ क्लॉज और एक होता है, ये बात मैंने क्यों बताई, ये नहीं बताता तो भी काम हो जाता है। ये मेन क्लॉज, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब ना भी बताओ ना तो भी इंग्लिश में आप एरर निकाल लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कल को जब आप बुक खोलोगे ना, आपको यही भाषा मिलेगी कि इफ क्लॉज में ये आया है तो मेन क्लॉज में ये आएगा, ठीक है ना। ये चीज है, तो आपको पता होना चाहिए कि इफ क्लॉज क्या है। क्लॉज का मतलब सेंटेंस, तो इफ वाला जो सेंटेंस है और जो दूसरा वाला हमारा मेन सेंटेंस है। तो मैंने आपको ये बताया गई कि अगर एक स्ट्रक्चर तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आगे हैड थर्ड आ जाए तो पीछे क्या आएगा? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर ऐसा लिखा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर मैंने ये कहा कि अगर आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पीछे वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे है कि आगे तो हैड थर्ड लिख दे, मतलब आगे लिख दे धोनी वाला हिस्सा और बाद में लिख दे ये वाला हिस्सा। बाद में क्या लिख दे? वो वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तो मिक्स हो गया ना ये, जैसे इस एग्जांपल में मैंने मिक्स किया हुआ है। यहाँ पे देखो, आप देखो आगे तो हैड थर्ड लिखा है इफ क्लॉज में, लेकिन पीछे क्या है? वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ध्यान रखना आपको। अब देखो धोनी का जो हमने स्ट्रक्चर लिखा था उसमें आगे हैड थर्ड था और पीछे क्या था? वुड हैव थर्ड। अगर आपको किसी सेंटेंस में धोनी का कोई भी पार्ट दिख जाए, या आगे वाला या फिर या तो इफ क्लॉज या फिर कोई भी दिख जाए, जैसे ऊपर वाले मुझे कौन सा पार्ट दिख रहा है? इफ क्लॉज वाला दिख रहा है ना, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? हैड थर्ड दिख रहा है। और इस सेंटेंस में धोनी का कौन सा पार्ट दिख रहा है मुझे? मेन क्लॉज वाला, क्योंकि वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अगर धोनी वाला कोई भी हिस्सा दिख गया तो मैं उसको सही मानते हुए दूसरे वाले हिस्से को गलत करूंगा। यानी अगर आगे हैड थर्ड लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है? हैड थर्ड, तो पीछे क्या होना चाहिए? यहां पे वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेगा आपको, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? सी पार्ट में। या हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे इसको अंडरलाइन कर दे और आपको 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा क्या होगा? वुड हैव थर्ड। कैसे डिसाइड किया आपने? क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? हैड थर्ड। या हो सकता है कि ये सेम फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, या तो एरर में पूछेगा या सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। तो धोनी वाले से हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे क्या आएगा? पीछे वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेकंड सेंटेंस देखो, अगर मैंने आपको ये बताया अभी पीछे
कि अगर आपको आगे हैड थर्ड दिख जाए और पीछे वुड फर्स्ट, देखो अगर ये दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है? जब मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग कैसे? मतलब आगे तो हैड थर्ड ले लिया, तो पीछे क्या आना चाहिए? यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए वुड है प्लस में वर्ब की, और वो यही करके देंगे हमेशा। या फिर ऐसा हो जाएगा इसकी आगे आगे तो सेकंड लिखा हुआ हो और पीछे वो लिख दें वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर ऐसा हो गया तो पीछे वाला हिस्सा धोनी वाला हो जाएगा ना फिर तो फिर हम आगे वाले को चेंज करेंगे, यानी हैड प्लस में वर्ब की, इसके अलावा कहीं भी बाहर नहीं जाएगा ये, ठीक है ना। तो हर बार आपको धोनी वाले हिस्से को ही करेक्ट करना है, उसको सही मानना और दूसरे वाले को चेंज करना है। अगर मिक्सिंग हुई है तो, अगर मिक्सिंग नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला भी सही है और दूसरे वाला भी सही है। क्लियर है? ठीक है। तो ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि इफ आई प्लेड द मैच आई वुड हैव वॉन द प्राइज, इसमें मुझे अगर मैं पूछूं पहली बात कि किस पार्ट में एरर है, मान के चलो मैंने ऐसे दे दिया आपको, है ना, तो ए पार्ट ये हो गया हमारा, बी पार्ट ये हो गया, सी पार्ट ये हो गया, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ए पार्ट में। क्यों? क्योंकि देखो जब मैं पढ़ रहा हूं तो इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे वुड हैव थर्ड है। अब धोनी वाले हिस्से का एक मिल गया ना हमें, तो फिर हम सेकंड वाले इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले को चेक करेंगे। तो यहाँ पे होना चाहिए था हैड थर्ड, जो कि नहीं है। इसका मतलब एरर किस में है? ए पार्ट में। और करेक्शन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, ठीक है ना। क्लियर है आप लोगों को? तो ये लिख लो आप लोग, अब सेंटेंस का नाम लिख लेना आप लोग, कंडीशनल सेंटेंसेस, और कंडीशनल सेंटेंस हेडिंग लिख लेना, रूल लिख लेना आप लोग ये, ठीक है ना, और रूल से ही लिखना चालू कर दो आप लोग। बाकी इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। ये वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए मेन क्लॉज में, है ना। लिख लिया? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिख लो आप लोग फटाफट, आगे बढ़ते। इन दोनों सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है ना भाई, क्योंकि ये तो करेक्ट लिखे हुए, इनमें कोई मिक्सिंग हुई नहीं है, ठीक है। कंडीशनल
हो गया डन। नेक्स्ट लिखो आप लोग। एरर वाला जो एरर पूछा जाता है ना वो ये है कि एग्जाम में इस तरीके से एरर पूछा जाएगा। जब इसका असाइनमेंट करने लग रहे होंगे हम, उसमें भी एरर इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। हो गया। आगे बढ़े, हो गया, लिख लिया सबने। अब इसी का जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने ये पढ़ा कि भाई अगर इफ क्लॉज में हैड, इफ क्लॉज नहीं बोल रहा हूं, अंडरस्टूड है ना। अगर आगे हैड थर्ड आएगा तो पीछे क्या आएगा? वुड हैव थर्ड। अगर आगे हैड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पीछे आएगा वुड। दिक्कत कब होगी? जब इनकी मिक्सिंग होगी, आपस में इंटरचेंज हो गया। और अगर इंटरचेंज हो गए तो हम प्रेफरेंस देंगे किसको? ध्वनि वाले सेंटेंस को। अब आगे की बात करते हैं। एक दो एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताना सही है या नहीं। पहला एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। थर्ड नंबर मान लेते हैं। इफ आई हैड टेकन मेडिसिन, if I had taken medicine, I would get well. I would get well. ठीक है। If I went to market, if I went to market, they would have killed me. They would have killed me. फर्स्ट वाले सेंटेंस पे गाइस, किस, अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पार्ट में एरर है, सिर्फ इतना बता दो किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं है तो कह देना कि डी पार्ट है ना। नो एरर अगर है तो डी पार्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन को टिक करेंगे हम लोग एग्जाम में, है ना। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? फर्स्ट वाले में
बी में एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि धोनी वाले सेंटेंस का कौन सा हिस्सा मैच कर रहा है। अगर दोनों मैच कर गए फिर तो नो एरर चला जाएगा, लेकिन एक हिस्सा मैच कर रहा है क्या कि आगे क्या लिखा हुआ है, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पीछे होना चाहिए था वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड तो है लेकिन हैव नहीं है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो वुड तो है, यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, हैव, और वर्ब की गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉटन होती है कि गेटी होती है? ओके, ध्यान से सुनना आप लोग। चलो मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक होता है गेट, गॉट और गॉट, V1 V2 और V3 है ना। और जो आप बोल रहे हो गॉटन, ये एक्चुअल में एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना। जैसे मुझे एक साड़ी मिली है तो आई गॉट अ साड़ी, या आई गॉट अ शर्ट कर लेता हूं। चलो, आई गॉट अ शर्ट, यहां पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई है, सेकंड फॉर्म आ गई। लेकिन अ गॉटन साड़ी, यहां पे ये क्या, साड़ी क्या हमारा नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो गॉटन क्या हो जाएगा हमारा। तो कभी भी ये ना पूछना कि गेट की थर्ड फॉर्म क्या है, तो गॉटन नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है ना, गॉट ही बोलोगे। ठीक है, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट बोलोगे, गॉटन हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आई वुड हैव गॉट वेल हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या एरर है, इफ आई वेंट टू मार्केट दे वुड हैव किल्ड मी, अगर मैं मार्केट जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। अब मैं ये देख रहा हूं कि धोने वाले सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है वुड हैव प्लस में वर्ब की, तो आगे होना चाहिए था हैड थर्ड, जो कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे हैड लगाएंगे और गो वेंट और गॉन हो जाता है। ठीक है ना, इसको लिखिए आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। हेलो, एक अगला एग्जाम्पल बताना आप लोग सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, शायद आई थिंक फिफ्थ एग्जाम्पल होगा। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, if I had gone to Delhi, I would have got infected. क्या इस सेंटेंस में कोई एरर नजर आ रहा है? एक 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 करके बात करें। क्या ये कंडीशनल सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस की दो कंडीशन, एक इफ क्लॉज और एक, तो ये कंडीशनल है। और कंडीशन को हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम समझेंगे जहां पे इफ लग गया वहां पे कंडीशन लगी गई। ठीक है ना, ये चीज है।
क्या कह रहा है, इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड। कंडीशनल का मतलब गाइस एक ऐसी, यहां पे देखो ध्यान सुनना, ये पास्ट इमेजिनेशन के सारे सेंटेंस हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए। अगर जाऊंगा तो इन्फेक्टेड हो जाऊंगा, ठीक है ना, या पीछे भी अगर मैंने मैच खेला होता तो मैंने इनाम, तो वो चीजें हैं जो कभी भी फुलफिल नहीं हुई, ये आपकी पास्ट की इमेजिनेशन है जो फुलफिल नहीं हुई है। अब आगे की बात करते हैं, इसमें आगे अगर देखोगे आप लोग तो आगे तो मुझे धोनी वाला हिस्सा दिख रहा है, मुझे कौन सा वाला, हैड प्लस में वर्ब की नॉट फॉर्म, और मैं अगर पीछे क्रॉस चेक करूं तो पीछे भी मुझे दिख रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा फिर, नो एरर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम में सबसे टिपिकल हो जाता है नो एरर निकालना, क्योंकि हम जनरली हमारी आदत होती है कहीं ना कहीं एरर ढूंढ लेने की। अब दो चीजें, ये जो गॉट लिखा हुआ है ये तो वर्ब है, लेकिन ये जो इन्फेक्टेड लिखा ना ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है और कैसा है का दो भाव आता है, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्टेड जो हो जाएगा वो हमारा एडजेक्टिव है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट की, ध्यान से सुनना आप लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है ये, इफ आई हैड अ गन, इफ आई हैड अ गन आई वुड हैव शूट राहुल गांधी। कोई कांग्रेस से तो नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ आप लोग, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और अगर कोई एरर नहीं है तो डी पार्ट। अब बताओ किस पार्ट में एरर है। इफ आई हैड ए गन आई वुड हैव शूट राहुल गांधी। जितनी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं उसी के आधार पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस है ये, एक इफ क्लॉज है और एक मेन क्लॉज। क्या धोनी वाले सेंटेंस का कोई हिस्सा दिख रहा है मुझे, कौन सा वाला दिख रहा है, पीछे दिख रहा है कि वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। शूट जो होता है वो तीनों फॉर्म में सेम ही रहता है, कट जो होता है वो तीनों फॉर्म में कट 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 ही रहता है। तो ये वुड हैव थर्ड है अगर गाइस, तो अगर ये वुड हैव थर्ड है तो फिर आगे क्या आना चाहिए यहाँ पे, हैड प्लस में वर्ब की। तो अब हैड तो है लेकिन वर्ब क्या लगाए हम यहाँ पे, हम गन का गन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो वर्ब नहीं है, गन हमारा नाउन है, ठीक है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एरर तो है ए पार्ट में, ये तो बात तय है, क्योंकि यहाँ पे हैड थर्ड आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, और जब मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे दो बार हैड का प्रयोग करेंगे, हैड और हेड का। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहली बार दो हेड एक साथ देख रहे होंगे, मैंने भी कभी जीवन में पहली बार ही देखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हेड तो नॉर्मल वाला है और एक ये हेड जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपको पता है कि हैज और जो हैव होते हैं गाइज, इनकी सेकंड फॉर्म होती है हेड और इनकी थर्ड फॉर्म भी होती है हेड। इज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। एम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। आर की सेकंड फॉर्म होती है वर और थर्ड फॉर्म होती है। तो ये जो हैड यूज किया है ये रखने के सेंस में यूज किया है, आई हैव अ पेन, आई हैड अ पेन, ठीक है ना। तो हैव का यूज और हैड का यूज होने के सेंस में होता है। और वैसे भी आप कहोगे कि अगर मेरे पास एक बंदूक होती, अगर मेरे पास एक बंदूक है तो मैं बोलूंगा आई हैव अ गन, अगर मेरे पास एक बंदूक होती तो मैं बोलूंगा आई हैड अ, ठीक है ना। तो इफ आई हैड अ गन, तो जब कभी भी आपको मेन वर्ब ना मिले तो आप दो बार क्या यूज कर सकते हो, हैड का। स्ट्रक्चर अभी भी वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ जाएं। हो गया। नेक्स्ट रूल लिखो आप लोग। नेक्स्ट रूल मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैंने आपको अभी ये पढ़ाया था गाइस कि अगर आपको किसी सेंटेंस में इफ वाले क्लॉज में अगर आपको क्या दिख जाए, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो मैंने कहा था मेन क्लॉज में आएगा वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये जो कंडीशनल है गाइस, अगर ये सलाह के सेंस में होता, अगर मैं इनको कहता कि अगर ये मेहनत करता तो ये कामयाब हो जाता, तो अगर हम सलाह के सेंस में होता तो मैं भी यहाँ पे वुड की जगह पे अगर शुड भी लिखा हो तो भी काम चल जाएगा, यानी आप इसको एरर नहीं करोगे, ठीक है ना। और इसकी जगह पे अगर कोई पॉसिबिलिटी होती तो मैं कुड का यूज भी कर सकता हूं, है ना, और कोई कम होता तो फिर मैं माइट का यूज भी कर सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि जो आपका मेन क्लॉज है उसमें वुड कुड शुड माइट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे याद रखना है कि यहां पे हैड ही होगा, हैड ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता। आप यहां पे कुछ और नहीं लिख सकते, ठीक है ना। यहां पे जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे आई हो चाहे वी हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे हैड प्लस में V3 का यूज करेंगे। पीछे हम लोग वुड कुड शुड माइट कुछ भी यूज कर सकते हैं, चलेगा। तो एक रूल मैंने आपको ये बताया कि अगर आगे, है ना, अब देखो ये सारी की सारी ना अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना आप लोग इस चीज को कि अगर शुड आ रहा है तो ये किस सेंस में आ सकता है, ये सलाह के सेंस में आ सकता है, ठीक है ना। माइट हैव आ सकता है, ध्यान रखना गाइस, एक बात का याद रखना, किसी भी मॉडल के साथ अगर हैव प्लस में V3 लगा हुआ है ना, तो ये वो काम है जो आपने नहीं किया। अगर मैंने मैच खेला होता तो मैंने इनाम जीता होता, इसका तो मैच तो खेला ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, अगर मान के चलो इनको कल क्लास में आना था और ये नहीं आए एट द सेम टाइम 9:30 AM, और मैंने इनको कल देख लिया एक कला मंदिर पे पनवाड़ी की दुकान पे भी खड़े थे एट द सेम टाइम, ठीक है ना, ही वॉज इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटी, मान के चलो 1 मिनट के लिए, ठीक है, पान खा रहे थे, ठीक है। तो मैंने इनसे फिर नेक्स्ट डे पूछा कि भाई साहब आप क्यों नहीं आए, तो इन्होंने कहा सर मेरी दूर की मौसी की चाची की नानी बीमार पड़ गई थी। तो मैं इनको कहूंगा यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास। मैं क्या बोलूंगा उनका, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, मतलब आप क्लास अटेंड कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की, ठीक है ना। इसमें नॉट कहीं यूज नहीं किया, लेकिन ये यही मतलब है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब मान के चलिए इनका कल को सिलेक्शन हो जाता है और एक के सिलेक्शन हो जाता है ना, पूरे परिवार का भला हो जाता है। किसी अगर मान को इनका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हो गया तो इनके लिए जो घर में जो सिस्टर के लिए जो रिश्ते आएंगे वो भी बहुत उसी लेवल के आएंगे। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर वाले रिश्ते ही आएंगे फिर, ठीक है। ये मैंने देखा है, लाइव देखा है ये सब मैंने। फिर वहां पे कास्टिज्म वगैरह मैटर नहीं करता, फिर उससे बियॉन्ड चली जाती हैं चीजें काफी ज्यादा, ठीक है। तो इनका मान के चलो सिलेक्शन हो जाता है, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं, इनकी सिस्टर के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आता है, ये मुझे इन्वाइट करने के लिए आते हैं और सेम मैं नहीं जाता हूं, और कभी ये फिर मुझे मिलते हैं नेक्स्ट डे आफ्टर मैरिज और ये कहते हैं सर आप आए नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरी भी दूर की चाची की नानी की मौसी बीमार पड़ गई थी, तो इन्होंने कहा सर यू कुड हैव अटेंडेड द पार्टी, मतलब आप पार्टी अटेंड कर सकते थे लेकिन नहीं की। तो आप समझ रहे आप लोग, जहां पे ये संभावना लग जाती है इसका तो ये कि वो काम किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, चाहे वो इफ क्लॉज हो या ना हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो ये ध्यान रखना, ये वो सारी पॉसिबिलिटीज है ना। माइट संभावना को दर्शाता है, कुड जो होता है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, ठीक है ना। ये दोनों ही संभावना के लिए आते रहते हैं।
आगे बढ़ जाए। एक रूल मैंने आपको ये बता दिया, इसके एग्जाम्पल अभी आएंगे आगे, डोंट वरी। एक और रूल लिखो आप लोग नेक्स्ट। लेकिन नेक्स्ट रूल लिखने से पहले एक बात बताओ मुझे आप लोग, कि अगर मैं यहां पे लिखूं ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, तो पीछे फुल स्टॉप लगाऊं या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप लगेगा। ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना, अगर उसके बाद वर्ब आ जाए तो फुल स्टॉप लगता है। लेकिन अगर मान के चलो इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं मैं, इज ही प्लेइंग, तो पीछे फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि अब ये सवाल पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है अगर वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, अब क्या लगाऊं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप। अब मुझे ये बताओ आप लोग इसमें कि यहां पे ये जो वर्ब लिखी हुई है, यहां पे ये जो वर्ब मैंने लिख दी है यहां पे, ये इसका सब्जेक्ट कहां है? देयर? नहीं, बॉय। अच्छा, अगर देयर इसका सब्जेक्ट है गाइज, तो अच्छा, तो एक बात, तो मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया, देयर आर सम बॉयज, देयर आर सम बॉयज। दो सेंटेंस मैंने लिखे। पहले ये बताओ क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं या गलत है? दोनों सही हैं, चलो मैं मान लेता हूँ ये सही है और सही भी है। अब मुझे बताओ ये जो पहला वाला सेंटेंस में जो मैंने वर्ब लिखी है इज, ये किसके लिए आ रहा है? बॉय के लिए आ रहा है। तो अभी अगर ये बॉय हमारा क्या हो जाएगा फिर, और उसके लिए क्या आ रही है? तो अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो फिर पीछे क्या आता है? तो लगा दूं फिर? क्यों? रूल तो फॉलो कर रहे हैं ना। अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो क्वेश्चन मार्क आता है, तो लगना चाहिए था, लेकिन नहीं लगेगा और मुझे पता है कि आप लोग नहीं लगाओगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन गाइस ध्यान रखना है, इंग्लिश में एक रूल है कि इंग्लिश में जब कभी भी इन्वर्जन होगा तो वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी और क्वेश्चन मार्क नहीं हो लगेगा। अब ये इन्वर्जन क्या होता है? यही होता है कि अगर वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए और क्वेश्चन मार्क ना लगे, वो क्या कहलाता है? लेकिन इसकी बहुत सारी कंडीशन होती है। उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत ऐसी चीज से हो रही है जिससे किसी स्थान का पता चलता हो, जैसे देयर का मतलब क्या होता है? वहां। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर स्थान से हो रही है तो इन्वर्जन होगा, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे रूल है जो हम एडवर्ब में पढ़ेंगे इन्वर्जन को लेकर के, अभी नहीं पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है ना। उसी में से एक अब कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कंडीशन है गाइस, मैंने आपको अभी एक रूल पढ़ाया था। मैंने कहा था कि भाई अगर आगे हैड थर्ड लिखा हुआ है, देखो सुनो, मैंने लिखा था ना इफ आई हैड प्लेड द मैच, तो इफ के बाद एक सब्जेक्ट लिखा होगा और उसके बाद क्या लिखा होगा? हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में क्या लिखा होगा फिर? वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने आपको ये बात भी बता दी है यहाँ पे कि अगर वुड हैव थर्ड लिखा हुआ तो उसकी जगह पे कुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड, माइट हैव थर्ड, कुछ भी आ सकता है। लेकिन मैंने कहा था आगे क्या आएगा? हैड ही आएगा, कुछ और नहीं लिख सकते। एक चीज और, अगर ये हैड उठ के आगे आ जाए सेंटेंस के, तो ध्यान रखना कि ये इफ हट जाएगा, ठीक है। तो ये रूल है हमारा कि अगर हैड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा, तो इफ हट जाएगा, यही इन्वर्जन है। अब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैं कहता हूं नॉर्मली कि इफ आई हैड प्लेड द मैच, ये जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था उसी को ले लेता हूं मैं, कि इफ आई हैड प्लेड द मैच आई वुड हैव वॉन द प्राइज, आई वुड हैव वॉन द प्राइज, ऐसा बोला मैंने, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है क्योंकि आगे हैड थर्ड लिखा, पीछे क्या लिखा? वुड हैव थर्ड। अब इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इस हैड को ना मैं आगे ले लूं, कहां ले लूं उसको मैं? आगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि हैड इफ आई प्लेड द मैच, हैड इफ आई प्लेड द मैच आई वुड हैव प्लेड द मैच, सॉरी, प्लेड द मैच आई वुड हैव वॉन द प्राइज, आई वुड हैव वॉन द प्राइज। अब इस सेंटेंस को जरा समझना आप लोग कि मैंने कहा था कि पीछे वुड, कुड, शुड, माइट लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे क्या आएगा? हैड आएगा। अब एक हैड की ये कंडीशन है कि अगर ये हैड उठ के आगे आ चुका है तो इस इफ को हमें क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो एरर देखो हैड के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? तो वो तो दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इफ हटेगा भाई, ये इफ नहीं आ सकता यहाँ पे। तो सेंटेंस हमारा एग्जैक्ट अब क्या बनेगा? ये बनेगा कि हैड आई प्लेड द मैच। अब देखो वर्ब तो सब्जेक्ट से पहले आ गया ना,
तो कायदे से लगना चाहिए था क्या, क्वेश्चन मार्क, लेकिन ये किसका केस है, इन्वर्जन का, इसलिए हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। क्लियर है आपको? तो हेड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा, यही रूल है। अब इसको लिख लो आप लोग, फिर मैं आपको इससे पीछे वाली स्लाइड, ये वाली, ये कौन सी, ये ये तो नॉर्मल ही है, इसको अभी फिलहाल रहने दो, ये वाला लिख लो। नहीं, हाँ हाँ, लगना चाहिए ना, तो वही तो बता रहा हूँ। वो ये तो नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस में क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन इन्वर्जन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। जैसे ये अब देखो इन्वर्जन की क्या कंडीशन होती है। एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी प्लेस से हो रही हो तो इन्वर्जन होगा। एक ये कंडीशन वाली होती है जो बताया, इसलिए नहीं लगेगा। अगर मान लो मैं ऐसे कर दूं कि आई हैड अ पेन, मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया आई हैड अ, या आई हैड प्लेड द मैच, ऐसा बोल देता हूं, मान के चलो प्लेड द मैच, तो क्या लगाऊं, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? फुल स्टॉप। अब हैड को आगे ले लो, हैड आई प्लेड द मैच, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है इसलिए इसमें लगेगा, लेकिन इन्वर्जन की जो सेंटेंस है उसमें नहीं लगता। अब देखो यही हेड है, यहां पे तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, लेकिन यही हेड यहां पे आ रहा है, यहां पे नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि कंडीशनल में नहीं लगता है। हाँ, और इन्वर्जन के कई सारे रूल होते हैं। अब जैसे एक रूल मैं आपको बताता हूं, एक रूल होता है गाइस, वैसे तो मैं भी ये पढ़ाना नहीं चाहता, इन्वर्जन टॉपिक नहीं हमारा, लेकिन फिर भी एक बता देता हूं छोटा सा, एक मान के चलो 1 मिनट के लिए, जैसे होता ना, मैंने इनको कहा कि तुम्हारा नाम मनोज है और मेरा भी नाम मनोज है, तो मैंने कहा यू आर मनोज, यू आर मनोज, सो आई एम, मतलब तुम मनोज हो और मैं भी मनोज हूं, इसका ये मतलब है। लेकिन कभी भी याद रखना, कभी भी ये मैं भी के सेंस में जब भी सेंटेंस लिखा जाता है तो इन्वर्जन होता है, यानी ये जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा सो एम आई, ये इन्वर्जन होगा। और वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और तो भी क्या लगेगा, फुल स्टॉप। देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स, लेकिन हमें अभी नहीं जाना, अब इतना जाना को कंडीशनल में हैड आगे आता है तो इफ हट जाता है, और ये इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है ना? क्योंकि अब ये इन्वर्जन का टॉपिक हमें नहीं पढ़ना अभी, है ना, वो चीज है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। तो सारी बातें आप लोग सीख गए, अब तो आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली बात मैंने आपको ये बताई है, लिख लिया ना सबने, या कुछ लिखना रह रहा है?
और जो देखो सुनो, मैंने आपको एक बार बताई कि अगर आगे हैड थर्ड आएगा तो पीछे क्या आएगा, वुड हैव थर्ड। आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो पीछे क्या आएगा, वुड फर्स्ट। प्रॉब्लम कहां होगी, जहां पे मिक्सिंग होगी। एक रूल निपट गया, दूसरे पे आ जाओ। मैंने आपको ये बताया था कि आगे हैड थर्ड है लेकिन पीछे वुड हैव थर्ड भी आ सकता है, कुड हैव थर्ड भी आ सकता है, शुड हैव थर्ड भी आ सकता है और माइट हैव, कुछ भी चलेगा, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, हैड ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आएगा। वो अभी आगे पता है, अभी ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें आगे भी वुड हैव थर्ड लगा रहे हैं, पीछे भी वुड हैव थर्ड लगा रहे हैं। मैंने एरर नहीं करवाया लेकिन अभी आएगा। आगे नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि अगर गाइस पीछे वुड हैव थर्ड है लेकिन आगे कोई मेन वर्ब नहीं है तो हम दो बार हेड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं तो इस बात को आप सीखो कि दो बार हेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। एक चीज, अब नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया कि अगर हेड आगे आता है तो इफ को हम लोग हटा देंगे कंडीशनल सेंटेंस में, इसको इन्वर्जन कहते हैं, और तो भी हम पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। एक बात ध्यान रखना, ये जो कंडीशनल सेंटेंस मैंने लगाया ना, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये वाला वुड इसके आगे आ जाए तो क्वेश्चन मार्क लगेगा फिर, ठीक है ना। अगर ये वाला वुड आगे आ जाए तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये भी ध्यान रखना इस चीज को। अब आ जाओ एग्जाम में क्या आता है वो देखते हैं जरा। कुछ आपको एग्जाम के क्वेश्चंस कराता हूं जो पूछे गए हैं। पहले वाले का बताओ आप लोग, ये तो शायद मैंने करा दिया था। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव गॉट इन्फेक्टेड, है ना भाई। तो ध्यान सुना, पहले वाले में आगे हैड थर्ड लिखा हुआ है और पीछे क्या है, वुड हैव थर्ड, तो ये तो सेंटेंस हमारा क्या है, नो एरर है। अगला वाला, इफ आई हैड गॉट ए चांस टू मीट द सुपरस्टार आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। पहले आपको ढूंढना धोनी वाला सेंटेंस। आगे देखो हैड थर्ड लिखा हुआ है और पीछे क्या लिखा हुआ है, वुड हैव वर्ब की, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिक्सिंग हुई ही नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगला वाला बताओ आप लोग। एक चीज का और, एक चीज और, कंडीशनल सेंटेंस हमेशा दो हिस्सों में लिखे जाते हैं, इफ क्लॉज और, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए उसमें इफ क्लॉज को मैंने आगे रखा और मेन क्लॉज को, लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मैं मेन क्लॉज को आगे रखूं और इफ क्लॉज को, आई वुड हैव वॉन द प्राइज इफ आई हैड प्लेड द मैच, ठीक है ना। तो इन्होंने देखो क्या कर दिया है, जो इनका इफ क्लॉज है इसको तो पीछे रख दिया और जो इनका मेन क्लॉज है उसको आगे रख दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो जो इफ क्लॉज है वहां पे क्या आ रहा है, हैड V3 आ रहा है, तो मेन क्लॉज में भी क्या आना चाहिए, वुड हैव। इसका तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नो एरर हो जाएगा। अगला वाला बताओ अब आप लोग। अच्छा देखो सुनो, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है अगर ये ऐसा होता गाइज कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड, तब तो आपको एक्सेप्टेबल होता, कोई दिक्कत नहीं लगती। अब इन्होंने क्या किया कि हैड को आगे लेते ही क्या कर दिया, इफ को तो हटा दिया, तो हमें भी हटाना ही था। इसका तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आगे तो हैड थर्ड है और पीछे क्या होना चाहिए था, वुड हैव प्लस वर्ब की, तो मैंने कहा था वुड की जगह पे कुड आ जाए, शुड आ जाए, माइट आ जाए चलेगा, लेकिन विल नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, वुड हैव थर्ड लगा लेंगे, ठीक है ना। ये चीज है। आगे एक और देखते हैं, एक और शीट देता हूं आपको मैं। फिफ्थ नंबर में देखो सुनो, आगे तो हैड थर्ड है तो पीछे क्या होना चाहिए था, वुड हैव थर्ड, ये तो गलत ही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, वुड हैव और क्या लगाऊं, गॉटन, गॉट लगाऊं, गॉटन नहीं लगाना कभी, ठीक है ना। गॉटन ये नहीं कह रहा, होता नहीं है लेकिन नहीं लगेगा। अगला वाला, सिक्स्थ में क्या एरर हो सकता है, देखो सुनो, आगे तो हेड थर्ड है इफ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में मैंने कहा था माइट लगाएंगे। देखो देखो पास्ट में चल रहा है तो माइट का यूज करेंगे, ये भी वैसे पॉसिबिलिटी बता रहा है लेकिन सही नहीं है, तो आप लोग माइट माइट का यूज करेंगे। माइट माइट हैव क्रॉस,
माइट के बाद क्या लगाएंगे? माइट हैव नॉट क्रॉस द रोड, या माइट नॉट हैव क्रॉस द रोड। आई एम बिजी, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम नॉट बिजी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ही इज नॉट, या एक काम कर लेते हैं, एक सेकेंड। ही इज प्लेइंग, एक मिनट रुक जाओ, दोबारा चेंज करता हूं मैं। ही इज प्लेइंग, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। और ही इज नॉट प्लेइंग, ठीक है ना। ही हैज प्लेड, और ही हैज नॉट प्लेड। ध्यान रखना गाइस, नॉट की पोजीशन जो होती है ना, एक सेंटेंस में अगर एक ही वर्ब है, अगर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो उसके बाद आता है, लेकिन अगर एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है तो उनके बीच में आता है, ठीक है ना। नॉट की पोजीशन हमेशा कैसे आएगी? तो हैव जो है और ये जो है ना, इसके बीच में यूज करेंगे हम लोग। माइट हैव नॉट क्रॉस द रोड, ठीक है ना। अगला वाला, लास्ट वाला बताओ आप लोग, 7th। इसमें क्या होगा? ये वाला समझ में नहीं आया। मैंने बताया कि नॉट की पोजीशन हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखनी है, ठीक है ना। तो माइट नॉट हैव नहीं करेंगे हम लोग, माइट हैव नॉट क्रॉस द रोड करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे देखो आगे तो हैड थर्ड लिखा हुआ है, तो पीछे क्या आना चाहिए? यहाँ पे मेन क्लॉज में वुड हैव थर्ड आना चाहिए। तो वुड थर्ड फॉर्म तो है, आप वुड लगा दो, और हैव भी खैर लगा ही हुआ है वैसे तो वुड हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, ठीक है ना। तो ये जो पढ़ा आपने, ये एक हिस्सा था। अब इसका बाकी जो हमने नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़ी सी वोकैबुलरी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या फैन बंद कर दो सर, उठो। जो ऊपर राइट साइड से फर्स्ट स्विच है। अभी जब हमने क्लास शुरू की थी गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस क्लास में जो है वो क्या करेंगे? 3 चीजें करेंगे ना, ग्रामर, वोकेब और आरसी करेंगे। तो ग्रामर जैसे भी पढ़ा है वैसे ही चलता रहेगा। आरसी वोकेब का भी मैं आपको शीट दे रहा हूँ। तो वोकेब में ना, जैसे 1 वर्ड पढ़ाऊंगा ना, तो 1 वर्ड की आपको शीट मिलेगी, अराउंड 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये उससे ज्यादा ही होंगे। ईडियम्स में भी सेम ऐसे रहेगा, एंटोनिम में भी सेम ऐसे रहेगा, और सिनोनिम में भी सेम ऐसे रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कम से कम रिक्वायरमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इतना तो करना ही करना है, इससे ज्यादा जितना कर पाओ बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एक शीट ले लो, बाकी फॉरवर्ड कर दो पीछे। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग नोट्स वगैरह बना लेना जो भी बनाना हो। ये जो मैं आपको शीट दे रहा हूँ, ये 1 वर्ड की शीट है, ठीक है ना। ऐसी जब 1 वर्ड के 400 हमारे पूरे हो जाएंगे ना, तो आपको इडियम्स की मिलेगी शीट, फिर बाकियों की मिलेगी। एक चीज, दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जैसे अभी इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अगली क्लास में भी ये शीट आपको लेके आनी है, छोड़ के आनी है। जो छोड़ के आएगा उसको शीट नहीं मिलेगी दोबारा, जो लास्ट क्लास में एब्सेंट था उसी को मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है, बिकॉज दिस इंस्टीट्यूशन हैज नॉट सो मच बजट। एक सेकेंड बस करवा रहा हूँ, कुछ वर्ड आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। हाँ जी, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है गाइस, जो जो बताता जाऊंगा ना वो आप लोग लिखते जाना, ठीक है ना। और कुछ अगर ना समझ में आए, जिनकी इंग्लिश वीक है वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलो द यूजुअल हाइट
अब ध्यान सुनना, मान के चलो नॉर्मली आदमी की हाइट 5, 5.5, 6 फुट होती है, लेकिन एक ऐसा आदमी आ जाए जिसकी दाढ़ी मूछें और वो 3 फुट का है, तो हम उसको क्या कहेंगे? बौना, है ना। और बौने को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? ड्वार्फ। ठीक है। प्लांट्स में भी आपने देखा होगा ना कभी कभी कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्रूट्स लगे होते हैं। आप फ्लिपकार्ट पे कभी ऐसे प्लांट्स देखना आप लोग, जो ऑर्डर करने का मन करता है कि हाँ ऐसे संतरे हमारे घर में भी हो, मगर इतनी पॉल्यूशन में वो उगते नहीं है। ठीक है ना। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है? बौना। ये बौना वर्ड सबके लिए है, चाहे वो एनिमल के लिए हो, चाहे वो प्लांट के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन बींग के लिए हो। ठीक है, तो ड्वार्फ हो जाएगा इसका। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है विच। विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल को कहते हैं विच। ठीक है ना। विच का मतलब क्या होता है? चुड़ैल, याद रखना आपको। और विजार्ड क्या होता है आपका? जादूगर के सेंस में। ठीक है ना। तो विच का मतलब चुड़ैल होता है, विजार्ड का मतलब जादूगर होता है, क्रिएचर का मतलब तो क्रिएचर ही है, जैसे ह्यूमन बींग वगैरह या ये सब कुछ। ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अ स्टूडेंट हु आइडली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल। ध्यान से सुनना, एक ऐसा बच्चा जो कि आए दिन स्कूल से गायब होता रहता हो। ठीक है ना। एब्सेंट होता रहता हो। ठीक है। विदाउट एनी एक्सक्यूज, बिना किसी रीजन के, तो इसको हम लोग ट्रॉन्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रॉन्ट का मतलब जैसे बंकिंग, जैसे कहते हैं ना बंक करना क्लास को, तो वही बंकिंग वाला है। बट बंक वर्ड भी इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन फिलहाल उसकी जगह पे एक वर्ड इन्होंने दे रखा है, क्या? ट्रॉन्ट दे रखा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक वर्ड लिखा गया आपका इटिनरेंट लिखा हुआ है। भ्रमणशील, जो भ्रमण करता रहता हो, वो इटिनरेंट होता है। माइग्रेंट क्या होता है आपका? प्रवासी, है ना। जो देखो सुनो, ये दोनों ही भ्रमण करने वाले के सेंस में आ सकते हैं, बट इटिनरेंट एमलेस होता है। ठीक है ना। लेकिन माइग्रेंट वो जो प्रवास कर गया किसी, जैसे बहुत सारे यूपी बिहार के लोग माइग्रेंट होकर यहाँ आते हैं, हरियाणा के लोग माइग्रेंट होकर आते हैं, या कहीं और चले जाते हैं, फॉरेन चले, पंजाब के लोग कनाडा चले जाते हैं, तो दे ऑल आर माइग्रेंट, है ना। आगे की बात, अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसका वही हो जाएगा क्या? ठीक है ना। इटिनरेंट हो जाएगा, भ्रमणशील, है ना। बिना किसी एम के क्या कर देना? ठीक है, बिना किसी एम के घूमना। अब आपने देखा कि जो सेकंड क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो थर्ड का क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया, है ना। तो आपको सिर्फ इस पे ध्यान नहीं देना कि सवाल का आपने आंसर टिक कर लिया, आपको चारों ऑप्शन पे क्या करना है? पूरा पूरा ध्यान देना है कि चारों ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली अ प्लेस। गाइस, अगर मैं इनसे पूछूं कि आप कहां से बिलोंग करते हो, कहां से बिलोंग करते हो आप? यूपी से बिलोंग करते हो, तो ये इनका क्या होगा? ये नेटिव प्लेस को। व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? तो ये क्या कहेंगी? तो ये जहां से यूजुअली बिलोंग करती है, मतलब ओरिजिनल कहां से ही है? दिल्ली का ओरिजिनल कौन है? आप में से कोई है दिल्ली का? आप हो ना दिल्ली के? नहीं, पैदा तो वैसे हुए थे, लेकिन आपके पिताजी कहां से थे? पंजाब से थे ना। ठीक है ना। लेकिन यूजुअली आपको पता है, दिल्ली से वही बंदा अपने आप को दावा कर सकता है जो पार्टीशन से ही रह रहा है या बहुत पहले से रह रहा है। ठीक है ना, वो चीज है। तो वरना हर कोई कहीं ना कहीं से आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है। तो इसका नेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? नेटिव हो जाएगा। तो नेटिव का मतलब क्या होता है आपका? ओरिजिनल प्लेस से बिलोंग करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, दो शब्द होते हैं। आपको पता है रेगिस्तान, राजस्थान में अगर आप जाओगे या किसी रेतीले इलाके में जाओगे, चाहे वो बर्फ वाला इलाका हो चाहे वो रेत वाला इलाका हो, वहां पे ना कटीले झाड़ीदार पौधे होते हैं। कटीले पौधे, जैसे नागफनी का पौधा हो गया, बबूल का पौधा हो गया। क्यों होता है ऐसा वहां पे? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर वेपर ज्यादा एवेपोरेट होता है, तो उसको रोकने के लिए पौधों ने अपने आप पर क्या कर लिया है? कांटे उगा लिए हैं। मनुष्य जो होता है सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता है, चीजें भी ढालती हैं। अगर मैं नागफनी के पौधे को कहीं पानी में जाके गाड़ दूं तो वो दर्द करेगा, क्योंकि वो उसके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से नहीं बना हुआ है। मेरे घर में एक कुत्ता है जो कि एसी चलता है उसी रूम में रहता है, क्योंकि वो उस ब्रीड का है जहां पे बहुत ज्यादा क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। अगर मैं उसको छत पे बिठा दूं तो वो हांफने, बेहोश, पानी चढ़ाओ, ग्लूकोज चढ़ाओ वाली सिचुएशन आ जाती है। कुत्तों को भी चढ़ता है, सब कुछ देखा होगा अगर आप लोगों ने तो। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसा कोई भी जानवर जो किसी रूट, किसी अलग जहां से उसका हैबिटेट है, जैसे मान लो ध्रुवीय भालू जो होते हैं मोटे मोटे, है ना। अभी मैं 4 दिन के लिए गया हुआ था, ये नैनीताल गया हुआ था, तो मैंने देखा वहां के जो कुत्ते हैं उनके बाल एकदम झबड़ीले झबड़ीले मोटे मोटे एकदम। हमारे वालों को बाल काट देते हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे इतनी ठंड है तो इसी वजह से उनको, उनके बालों को नहीं काटा गया। उन्होंने अपने बालों को डेवलप किया ताकि वो अपने आप को क्या कर सके? सर्वाइव करते। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा अगर कोई जानवर है ना गई, तो उसको हम कहते हैं फौना। क्या कहते हैं उसको हम लोग? यानी कि एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। ठीक है ना। जैसे ध्रुवीय भालू हो गया या कोई और हो गया,
है ना, ये चीज है। अब देखो ध्यान सुनना, जैसे छिपकली होती है या बिच्छू होता है या कोई भी ऐसा जानवर जो किस में पाया जाता है, जो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है, इनका जो वेस्ट होता है, इनकी जो पॉटी होती है वो ड्राई होती है। रीजन क्या है? पानी ही नहीं है तो ड्राई होगी, है ना। उन्होंने अपने हिसाब से क्या कर लिया, पानी का कम से कम वेस्ट करना, तो अपने हिसाब से क्या कर लिया, डेवलप कर लिया, है ना, वो चीज है। तो क्या होता है, पर्टिकुलर एनिमल्स ऑफ ए रीजन, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एनिमल्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा, सॉरी फौना। और एक होता है गाइस प्लांट्स का, प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। तो प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा। हाँ, फ्लोरा फौना एक साथ आते हैं, कभी कभी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह में या एसएसटी वगैरह में, फ्लोरा फौना टर्म एक साथ आती है। पहला वन से तो करो, वन वन ही दिया है ना मैंने आप लोगों को, एक सर वन से करना, उधर है वन, वो कोई बात नहीं, जो छूट गया छूट गया, पहले जो दे रहा हूँ उस पर फोकस करो। इसमें बीच बीच में आपको मिसिंग मिलेंगे, वो रिपीटेड है इसलिए हटा दिए गए हैं, ऐसा समझ लो। आगे बढ़े, फ्लोरा हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप गाइज, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता हो उसको क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं गाइज। क्या कहते हैं उसको, कार्टोग्राफर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानचित्र विशेषज्ञ, मानचित्र विशेषज्ञ कहेंगे उसको हम लोग, तो कार्टोग्राफर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुना, ये तो हो गया इसका आंसर। कॉलीग्राफर क्या होता है गाइस, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, है ना, मान के जैसे कर्व कर्व करके लिख रहा है वो, है ना। जब मुझे असाइनमेंट बनाने होते थे ना इंग्लिश में, तो मुझे लिखना होता था रेड पेन से क्वेश्चन और ब्लू पेन से आंसर, और भाई साहब सारा का सारा ब्लैक से लिख देता, तब याद आता था कि हाँ रेड से अलग करना था, ब्लैक से अलग करना था। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको ये सब पता होता है वो कर लेते हैं अच्छा खासा, ठीक है। अच्छा, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है गाइस, जो डिक्शनरी बनाता है, जो क्या बनाता है, डिक्शनरी, वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। और ये चोरियोग्राफर नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोरियोग्राफर, जो डांस वगैरह को प्रैक्टिस करता है या उसको फॉर्म करता है वो, ठीक है। तो ये कोरियोग्राफर डांस से रिलेटेड है, ठीक है। ग्राफर का मतलब ऑर्गेनाइज करने वाला, जो उसका रूट वर्ड है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं अब, अ सिलेंड्रिकल कंटेनर ब्लिंजिंग आउट इन द मिडल ऑफ द ट्रेडिशनल मेड आउट ऑफ वुडन स्टीव्स एंड कीपिंग फॉर ऑयल एंड बियर। अब ध्यान सुना, आपने कभी ढोल देखा ना, ढोल, वो ढोल किसका बना हुआ है, लकड़ी का, और इस तरफ चमड़ा लगा हुआ है, वो चमड़ा ही तो होता है ना जिसको पीटते हैं, जितना अच्छा चमड़ा होगा वो चमड़ा बेसिकली बकरे का होता है जनरली, तो ठीक है। तो जितना अच्छा चमड़ा होगा उतना ज्यादा वो, उतना पुराना होगा उतना वो आवाज करेगा, उतना तनेगा वो, ठीक है। अगर मैं उसको साइड से चमड़ा ना लगा कर लकड़ी ही लगा देता हूं तो वो एक कंटेनर बन जाएगा, ठीक है ना, किस चीज का, लकड़ी का, और उसको मिडिल में मैं एक होल कर देता हूं। इस जो ये शेप बनाई है, ये आपने मूवीज या किसी कार्टून में देखा होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बैरल। क्या कहते हैं इसको हम लोग, आपने देखा होगा यूरोपियन जो कंट्रीज है ना, यूरोपीय जो देश है, वहां पे वो शराब के लिए फेमस है। यूरोप कॉन्टिनेंट किस लिए फेमस है, तो वो बैरल के अंदर लकड़ी के जो ताबूत होते हैं उनके अंदर वो शराब रख करके स्टोर कर देते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितना सड़ेगा उतना ही तरेगा, जो लोग पीते होंगे उनको पता होगा, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल कंटेनर, मतलब सिलेंड्रिकल तो है ही शेप में, और बल्जिंग आउट इन द, बीच में छेद कर रखा है, और मेड ऑफ वुडन, लकड़ी का बना हुआ है, किस लिए, टू कीपिंग ऑयल एंड बियर और वाइन एक्सेप्ट्रा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, बैरल कहते हैं इसको। ये आपने देखा होगा सिकंजी वाले जो सिकंजी बनाते हैं उसके अंदर जो होता है वो भी लकड़ी का ही होता है, इंसुलेटर होता है, इसकी वजह से उसको रखते हैं, है ना। उसकी जब अगर लोहा यूज करेंगे तो वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल है वो मूव करेंगे। और एक चीज और भी है, वो नमक भी डालते हैं, वो भी आपका रोकने का काम करता है, वो भी इंसुलेटर का काम करता है। एन इनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन गाइज, एक ऐसी जगह जहां पे पक्षियों को रखा जाता है। अब ध्यान रखना, जब भी ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा, भी सीजल में भी आया था, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ये दोनों ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये एक जैसी शक्ल के ही हैं, ठीक है ना। अब ध्यान सुना, एक ऐसी जगह जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे हम कहते हैं एपियरी, और जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे, जब भी ये सवाल आएगा ये दोनों आएगा, जब भी आपको आएगा ये कंफ्यूजन होगी, इसलिए याद रखना कि एपीफिश से याद रखना, इसको किससे याद रखना। अगर मान के चलो मैं एपीफिश की बोतल खोल करके इनकी शर्ट के ऊपर अगर डाल दूं तो मधुमक्खियां क्या होंगी, चिपकेंगी, है ना। तो एपी से याद रखना कि बीज से रिलेटेड है, और एवियरी से क्या हो जाएगा आपका, बर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर फिलहाल ए हो जाएगा। ये याद रहेगा ना आपको, ध्यान रखना इस चीज का। सेंचुरी नहीं, बर्ड सेंचुरी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होता है। सेंचुरी का मतलब एक तरह का अभ्यारण्य, अ प्रोटेक्टेड एरिया बाय द गवर्नमेंट इन विच यू कैन नॉट
पोर्च है ना, जहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते हो वो एरिया, ठीक है ना। वन कई प्रकार के होते हैं तो उन्हीं में आता है ये। अच्छा, ये स्तबल क्या आपका, ये जहाँ पे घोड़ों को रखते हैं वो स्तबल, ठीक है ना। जो घोड़ों को ट्रेन करता है उसे जॉकी कहते हैं guys। क्या कहते हैं उसे हम लोग, जॉकी कहते हैं, जो घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है वो। एन इंस्पेक्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिजीज्ड। आपको पता है कि जब कभी भी आदमी, जो आदमी जब तक जिंदा है ना उसकी बुराइयां भी उसके साथ जिंदा है। जिस दिन आदमी मर जाता है ना अचानक से वो अच्छा हो जाता है, जैसे बहुत अच्छे आदमी थे। रावण के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञानी था, बहुत अच्छा ये था, लेकिन रावण एक चरित्रहीन व्यक्ति था। जो दूसरे की पत्नियों पर नजर डालता है वो चरित्रहीन ही नहीं होता है, और चरित्रहीनता की कोई माफी वाफी नहीं होती है, इसके लिए पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन आज के डेट में लोग रावण को भी लोग आइडल मानते हैं। सॉन्ग्स सुनो आप लोग एक दो ना, ठीक है ना, रावण हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, इस तरह के गाने बज रहे हैं, ठीक है। वो बनना ही शायद वैसा चाहते हैं, लेकिन इसके लिए माफी नहीं कर सकते। अब आगे की बात क्या कहना चाह रही है, क्या कि देखो आपको पता है हमारे रिलीजन में तो जब कोई मर जाता है तो उसको जला देते हैं। ध्यान सुनना आप लोग, दुनिया भगवान पे विश्वास करती है, लेकिन सबसे पहले ये भगवान के कंसेप्ट को चैलेंज करने वाला जो व्यक्ति था इस दुनिया में वो डार्विन था। डार्विन ने कहा भगवान भगवान नहीं बनवाई, ये सारी बकवास की बातें, ये तुम सोच रहे हो पाप पुण्य, ये सब बकवास की बातें, थर्ड क्लास। ये दुनिया दो चीजों से बनी है, या तो ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक का मतलब ऑर्गेनाइज कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक जो ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब कि ये जो शरीर बना है कुछ अलग अलग कंपाउंड जो है ना वो ऑर्गेनाइज हो गए, वो ऑर्गेनिक हो गए, इसलिए ये शरीर बन गया है। वाटर भी इसीलिए बना है, एयर भी इसीलिए बना है, फायर भी इसीलिए बना है, एवरीथिंग। लेकिन जो इनऑर्गेनाइज है वो अभी भी नहीं बन पाए हैं, वो अभी भी घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो डार्विन ने इसको चैलेंज किया और पूरे वेस्ट को हिला दिया। वेस्ट के वो लोग जो किसको मानते हैं, चर्च कैथोलिक हैं, जो चर्च तो उसको चैलेंज किया। तो ये फिलॉसफी पे आता है। अब ध्यान सुनना, मुस्लिम्स में जो लोग मर जाते हैं उनको मरने के बाद क्या कर देते हैं, दबा देते हैं और लिख देते हैं इन द मेमोरी ऑफ। ईसाइयों में भी तो ये करते हैं, और यहूदियों में भी। ईस्ट देखो आपको पता है ये ग्लोब है गाइस, ग्लोब में ना जो ये पूर्व है जहां पे भारत वगैरह है, इसमें सबसे पुराना रिलीजन हिंदू ही है, मतलब सनातन रिलीजन। और वेस्ट में जो सबसे पुराना रिलीजन है गाइस वो है यहूदी, जो इजराइल वाला है। यहूदी से ही ईसाई निकला है, यहूदी से ही मुस्लिम निकला है। लेकिन पीछे किसके पड़े सारे के सारे, यहूदियों के ही पीछे पड़े हैं, है ना। अगर देखा जाए तो अभी भी जो फाइट वगैरह चल रही है इसमें हमारा मैटर नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो पूरे पूरे मतलब ईस्टर्न ग्लोब में सबसे पुराना रिलीजन क्या है, हिंदुइज्म या सनातन, और वेस्टर्न में क्या है, यहूदी। यहूदी से सब निकले हुए हैं, इसलिए उनका एक ही कल्चर है। अब आगे की बात करते हैं। जब कोई आदमी मर जाता है, चाहे यहूदियों में, चाहे क्रिश्चियन में, चाहे मुस्लिम्स में, उनको दफनाने के बाद लिख देते हैं ना कब्र पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिटैफ कहते हैं, है ना। इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन अ टॉम्ब ऑफ ए डिजीज पर्सन, जो ऐसा व्यक्ति जो मर गया है। और अच्छा ही लिखेंगे। आप कुतुब मीनार चले जाओगे ना, कुतुब मीनार में एक बड़ा अच्छा सा संगमरमर का मिलेगा आपको, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, उसके ऊपर लिखा हुआ बकायदा सब कुछ अरबी भाषा में, फारसी भाषा में। वो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब कुछ अच्छा ही लिखा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। इसको बेसिलिका कहते हैं, एक प्रकार की बिल्डिंग होती है ये ना, एपिटैफ कहेंगे इसको। एपिटैफ का मतलब होता है, ये इसका आंसर भी है, ठीक है ना, एक ऐसा शिलालेख जिसमें मरने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा रहता है। पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पे रहता होगा, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कंटेम्परेरीज, समकालीन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, समकालीन। जैसा आपको पता है कि महात्मा गांधी, चार्ली चैपलिन, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, है ना, ये भगत सिंह, ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे क्या थे, कंटेम्परेरीज थे, समकालीन थे, ठीक है ना। ये सारे के सारे कंटेम्परेरीज थे, समकालीन थे, ठीक है। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। एक और कर लो चलो लास्ट। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन, इसको गाइस भाग्यवादी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे रहता हो, मतलब कुछ को ऐसा लगता है कि उनके भाग्य में जो लिख गया वो लिख गया वही होना है, ठीक है ना। फैटलिस्ट जो भाग्यवादी होता है, फैनेटिक मतलब कट्टर होता है। अच्छा ध्यान सुना, भाग्य को पहले से जान लेने की इच्छा भी खतरनाक है। जैसे मान के चलो इन्होंने पंडित से जाके पूछ लिया कि सर मेरा क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। पंडित ने कहा कि नहीं होगा। अब इन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, मातम का माहौल है, ठीक है ना, क्योंकि पंडित ने बोली थी। अब ये बेचारी पढ़ रही थी, बंद कर दिया। और पंडित मान के चलो ये नहीं पढ़ रही है, दो कंडीशन हो गई, ये खूब पढ़ रही थी, पंडित ने कहा नहीं होगा इससे पढ़ना, और ये नहीं पढ़ रही थी और पंडित ने कहा कि हो जाएगा, अब ये अभी भी नहीं पढ़ रही है। तो अल्टीमेटली हमारा ब्रेन किस तरफ जाता है, आराम की तरफ जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था कि पंडित ने बोला इसका हो जाएगा, मैंने कुछ दिन पढ़ना बंद कर दिया था। मैं कहा जब बोल दिया पंडित ने हो जाएगा, तब से पंडित जी को मैं ढूंढ रहा हूँ,
ठीक है, अभी तक तो हुआ नहीं मेरा। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैं महाभारत देख रहा था, तो महाभारत में जो पांडुज के जो फादर थे ना, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहा कौन से ऋषि थे वो, तो उन्होंने भी यही, उनको भविष्य देखने की आदत थी। तो आपको पता है कि वो जो पांचाली थी, है ना, उसके केश की वजह से कलेश हुआ था ना, तो उन्होंने उस बड़ी सभा में कहा था कि पांचाली अपने केशों को बांध के रखो, उनको भविष्य दिखता था। तो फिर किसी ने पूछा कि सर ये बताओ मेरे अभिमन्यु का क्या होगा, कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, तो उन्होंने कहा कि भविष्य को जानना भी खतरनाक होता है, यही सिचुएशन होती है। अगर भविष्य जान गए तो तुम्हारा दिमाग जो है वो आराम की तरफ भागेगा, नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं पढ़ोगे, और पढ़ रहोगे तो पढ़ना, इसलिए अपना काम करो, ठीक है ना, भविष्य जानने की इच्छुक मत रहो। और ये सब कुछ नहीं होता, ये सब चीजें बनाई जाती हैं, बदली जाती हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जा सकते हैं आप लोग।